हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और मैं वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 5 में, वीडियो नंबर 5 में और 15 डेज चैलेंज। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 का और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हम पता करेंगे। रिफॉर्म्स का मतलब है चेंजेस और बदलाव। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत रहती है, यार ये रिफॉर्म क्या था, रिफॉर्म क्या था। रिफॉर्म कुछ नहीं है, रिफॉर्म का मतलब है चेंजेस। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, जब मैं अपने इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाता हूं तो वो आपको रिफॉर्म्स वर्ड से डिनोट करते हैं। हमने पीछे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पढ़ा, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स पढ़ा, तो मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो हमने रिफॉर्म्स, जो बदलाव किए, दैट आर रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक क्राइसिस, अर्थव्यवस्था में क्राइसिस थे, अर्थव्यवस्था में नुकसान था, तो उसे बदलने के लिए, चेंजेस करने के लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े, दैट आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस था क्या? इकोनॉमिक क्राइसिस था जब हमारे पास खर्चे तो ज़्यादा थे और हमारे पास रेवेन्यू के सोर्सेज कम थे, यानी हमारे पास पैसे खर्च तो ज़्यादा हो रहे थे, अपने देश के खर्चे ज़्यादा थे और देश के पास रेवेन्यू, पैसा आने के सोर्सेज कम थे। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर्ज के नीचे दबते जा रहे थे, हम कर्ज के नीचे बोझ की तरह दबते जा रहे थे। तो यही था आपका इकोनॉमिक क्राइसिस। ये बिल्कुल ऐसा था कि एक फैक्ट्री जो प्रॉफिट तो कम कमा रही है और लॉसेस ज़्यादा कर रही है, तो अल्टीमेट क्या होगा, घाटा होगा, डेफिसिट होगा, और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा विदेशियों से। तो ये था आपका इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसकी वजह से कई सारे नुकसान हुए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखें इस चैप्टर में सबसे पहले वो क्या कहता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, यानी 1947 की वो बात कर रहा है। तो द इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट वर अनएबल टू अचीव द डिजायर्ड लेवल। तो यानी कि हम जिस लेवल पर पहुंचना चाहते थे, जिस टारगेट को हिट करना चाहते थे, 1947 के बाद 1990 तक हम वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। द इंडियन इकोनॉमी फेस द वेरियस प्रॉब्लम। देखो, आज़ादी से लेके 1947 से लेके 1991 तक का जो टाइम पीरियड था, ये उसकी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले कहता है इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल का मतलब है गवर्नमेंट और डेफिसिट का मतलब है घाटा। तो गवर्नमेंट के खर्चे और रेवेन्यू की वजह से हमारे देश को घाटा होने लग गया था। तो फिस्कल पॉलिसीज में गवर्नमेंट की सिर्फ दो ही चीज इंक्लूड होती है, एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और दूसरा गवर्नमेंट का इनकम। तो सबसे पहले कहता है फिस्कल डेफिसिट इज द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। अब अगर मुझे घाटा हो गया, अगर गवर्नमेंट को घाटा हो गया, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने खर्चे ज़्यादा कर दिए और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बाहर से लोन लेगी और अपने देश को चलाने की कोशिश करेगी। तो फिस्कल डेफिसिट इज द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मीट इज एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। तो अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए, अपने रेवेन्यूज को, जो हमारे रेवेन्यू कम थे, उसे मेंटेन करने के लिए बाहर से लोन लेना पड़ता था, बोरोइंग्स करनी पड़ती थी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। In 1981-82 it was 5.4% of GDP। तो हमारे देश में जितनी GDP थी उसका 5.4% ही आपकी डेफिसिट थी। लेकिन उसके बाद जब हमारी 1991 में बात करें तो वो डेफिसिट, वो घाटा बढ़कर कितना हो गया, 8.4%। ये बहुत ज़्यादा होता है, ये करोड़ों में होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ह्यूज लोन फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक टू मीट इट डेफिसिट। अब इस घाटे को पूरा करना था, खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम थी, तो मैंने क्या करना पड़ा, भैया भिखारियों की तरह हाथ फैलाने पड़े, हमें लोन दे दो। तो यही चीज़ थी जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े। तो पहला पॉइंट था इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, आपका घाटा बढ़ रहा था। दूसरा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो फोटो में आपको दिखाई देगा, साइड में जो पिक्चर है उसमें आपको दिखाई देगा कि इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है, यानी हम देश को बाहर माल
कम भेज रहे हैं और मंगा ज़्यादा रहे हैं, तो अल्टीमेट क्या होगा, हमें विदेशियों को पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी कम। तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द अमाउंट पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो अमाउंट हमें बाहर विदेशियों को देनी है, फॉरेनर्स को देनी है, वो ज़्यादा थी जितना कि हमें उनसे रिसीव करनी है, तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। तो इन 1981-82 द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट वाज 2214 करोड़, सिर्फ 2214 करोड़ था, यानी कि हमें सिर्फ 2214 करोड़ रुपए का नुकसान था। लेकिन देखो 1990 सिर्फ 10 साल में कितना बढ़ गया, 17,367 करोड़, 17,367 करोड़। कम से कम भी अगर मैं बात करूं तो 8 गुना घाटा बढ़ गया सिर्फ 10 साल में। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। हैंस इट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल डेप्ट टू मेक द पेमेंट फॉर इंपोर्ट। अब हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिए, इंपोर्ट ज़्यादा कर लिए तो बाहर के देशों को पैसे देने पड़ेंगे, पैसे हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे देते थे, हम लोन लेते थे और उस पैसे को चुकाने की कोशिश करते थे। यही है आपके इकोनॉमिक क्राइसिस। रिड्यूस्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मेरे पास जो विदेशी मुद्रा का रिजर्व था, जो कोटा था, वो खत्म होने लग गया था भाई, वो पैसे डिक्लाइन होने लग गए थे। क्यों? पेमेंट ज्यादा हो रही थी और इनकम कम हो रही थी, तो अपने आप ही रिजर्व कम होगा ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइंड फ्रॉम 8,151 करोड़ इन 1986-87 टू 6,252 करोड़ इन 1990 बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। यही पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था। द सिचुएशन फर्दर वर्सन टू द एक्सटेंट दैट इंडियन गवर्नमेंट मोर्टगेज गोल्ड रिजर्व टू वर्ल्ड बैंक टू रीपे बोरोड लोन। सिंपल सा लॉजिक भैया, इंडिया को सोना गिरवी रखना पड़ा ताकि हम अपने लोन की भरपाई कर सके, हम अपने लोन को रीपे कर सके। तो ये भी हमारे देश के हालात थे कि हमारी चीज़ें, हमारी एसेट भी इस टाइम पर गिरवी होना शुरू हो गई थी। हाई इन्फ्लेशन रेट, देखो कितनी इन्फ्लेशन रेट थी, फोटो में देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, सब्जी, खाना पीना, एलपीजी सिलेंडर, दाल, चावल, हर चीज़ महंगी थी। एवरेज इन्फ्लेशन रेट वाज 16.7%। बेचारा गरीब तो यहाँ पर इस टाइम मरने की हालात में था। देयर वॉज एक्सेस डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट इट्स डेफिसिट। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही थी, करेंसी छापी जा रही थी, गवर्नमेंट बोरो कर रही थी आरबीआई बैंक से ताकि आप अपने खर्चों को पूरा कर सके, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई बढ़ रही थी। और महंगाई बढ़ने का मेन कारण ही आपका इकोनॉमिक क्राइसिस का पैदा होना था। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, भैया कितने ही हमारा देश घाटे में चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को आगे नहीं आने दे रही थी। हमेशा लाइसेंसिंग लगा लगा के इंडस्ट्रीज को हमेशा आने से रोका। तो द रेगुलेटरी लाइसेंसिंग पॉलिसी रेस्ट्रिक्टेड न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मार्केट, नई फर्म्स को मार्केट में आने से रोकते थे, दस रिड्यूस द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो इसी की वजह से हमारी देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ खत्म होगी, और ग्रोथ खत्म होगी तो हमारे देश में तरक्की होने के आसार भी खत्म हो गए। इन 1991 ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एबॉलिश द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो 1991 में क्या लाना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़े इस लाइसेंसिंग को साइड में फेंकने के लिए, ताकि हम अपना एक नया भारत, नया इंडिया डेवलप कर सके। तो देखें नई इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या थी। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अर्थव्यवस्था में चेंजेस लाने पड़े, और हम 3 पॉलिसी लेकर आए, दैट इज एल, पी और जी। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। एल, पी, जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसी को हम NEP भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, इसी को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो जब भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए तो NEP शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिखा हो, LPG लिखा हो, तीनों के अंदर स्टेटमेंट एक ही रहेगी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इनिशिएटेड इन 1991, नई पॉलिसी को हम 1991 में लेके आए टू टैकल द क्राइसिस एंड स्पीड अप द ग्रोथ, ताकि हम अपने इस इकोनॉमिक क्राइसिस को, इस घाटे को दूर कर सकें और तेजी से हम ग्रो
कर सके। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये 3 हथियार थे जिसकी मदद से हम इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले हथियार के बारे में पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, लाइसेंसिंग। एल से लिबरलाइजेशन, एल से लाइसेंसिंग। तो लिबरलाइजेशन का मतलब लाइसेंसिंग का हटाना। कौन सी लाइसेंसिंग? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एल से लिबरलाइजेशन, एल से लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग को हटाओ, लाइसेंसिंग को हटाओ, यानी कि छोटी से छोटी फैक्ट्री को खोलने के लिए मुझे लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैंने क्या करना शुरू करा? मैंने उस लाइसेंस को हटाना ही शुरू कर दिया। तो लिबरलाइजेशन इज अ रिमूवल ऑफ वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंड बैरियर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो बैरियर, जो रुकावटें, जो रेस्ट्रिक्शन, जो लाइसेंस गवर्नमेंट ने लगा रखे थे, किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, उस सब चीज़ों को मैं हटाने की कोशिश कर रहा था, सच एज टैक्सेस और इम्पोर्ट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हटाना ही मेरा लिबरलाइजेशन था। द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल। जहां पर गवर्नमेंट बिना ज़रूरत के हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, जहां पर हर चीज़ को रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करती थी, जहां पर हर चीज़ को रोक लगा देती थी, वहां पर हम उस चीज़ को हटा देते थे। दैट इज लिबरलाइजेशन। लाइसेंसिंग से लेके इंपोर्ट कोटा से लेके एक्सपोर्ट करने तक हर चीज़ की रेस्ट्रिक्शन को हमने हटाया। दैट इज लिबरलाइजेशन। तो हमने इसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या कोशिश थी जो मैं इस लिबरलाइजेशन से फॉलो करना चाहता था? सबसे पहले इंक्रीज कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। भैया नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी मार्केट में, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज खुलेंगी, लाइसेंस फ्री कर देंगे, तो जितनी मर्जी इंडस्ट्रीज खोलो। जितनी मर्जी इंडस्ट्रीज खोलोगे तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में, तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे सस्ते दामों पर। एंकरेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइसेंस हटा देंगे तो हर बंदा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाएगा, आसानी से दूसरे देशों से ट्रेड कर पाएगा। तो यही है आपका लाइसेंसिंग का मतलब। तो हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए एंकरेज किया लोगों को। इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री। जैसे ही लाइसेंसिंग हटेगी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर आएगा तो देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो इंप्रूव होगी। प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन। भैया सरकारी कंपनियां तो अपने हिसाब से काम करती है ना। अगर आज मैं सरकारी बैंक में चला जाऊं तो वो आज भी सुस्त तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर मैं प्राइवेट बैंक में जाकर देखूं तो क्या टिप टॉप काम हो रहा होता है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब तरक्की करना। तो अगर मैं प्राइवेट कल्चर को प्रमोट करूंगा तो क्या होगा? मेरे देश में मॉडर्नाइजेशन आएगी ना, नई नई चीजें आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी को मैं बाहर से इंपोर्ट करूंगा, और बाहर से इंपोर्ट करूंगा दैट मींस मैं देश के अंदर नई नई चीजों को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी से डिक्रीज द डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री। कैसे? जैसे ही प्राइवेट सेक्टर आएगा, गवर्नमेंट की टैक्स इनकम शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेना शुरू कर देगी। गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो घाटा कम होगा। डिक्रीज द डेब्ट बर्डन। बाहर से मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही थे ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन। अब हमने क्या क्या चेंजेस करे लिबरलाइजेशन की वजह से, हम वो देखते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रीज में कुछ बदलाव करे। इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या एक ही थी, लाइसेंसिंग की परमिशन लेना। हरियाणा के हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना, हर चीज़ के लिए परमिशन लेना। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा भैया लाइसेंस फ्री। कुछ एक इंडस्ट्रीज अपने पास रख ली और बाकी सारी इंडस्ट्रीज को हमने लाइसेंस फ्री करा। दूसरा है आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है, तो हमने लोगों को आसानी से लोन देना, आसानी से पैसा, क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन बना दिए, और आसानी से लोगों को लोन प्रोवाइड हो ये व्यवस्था करी। फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब है गवर्नमेंट के टैक्सेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट के सब्सिडी से रिलेटेड। तो फिस्कल रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम किया और लोगों को सब्सिडी देना, छूट देना शुरू करा, ताकि वो आसानी से इंडस्ट्रीज को
खोल सके। और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म मतलब एक्सटर्नल का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, विदेशों से है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो हमने पहले लाइसेंसिंग और कोटाज लगा रखे थे, जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, उन सबको हमने साफ कर दिया। साफ कर दिया तो क्या हुआ, साफ करते ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तेजी से बढ़ा, और तेजी से बढ़ा तो नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आने लगी और हमारी प्रोडक्शन और जीडीपी भी तेजी से बढ़ने लगी। तो ये सब हमने लिबरलाइजेशन में किया। अब हम देखते हैं दूसरा रिफॉर्म, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है प्राइवेट कल्चर, प्राइवेट को लाओ पब्लिक को हटाओ, प्राइवेट को लाओ पब्लिक को हटाओ, यानी कि प्राइवेट कंपनी को तो बढ़ावा दो और सरकारी कंपनी को साइड में करो। ऐसा क्यों? सरकारी कंपनियां तो भैया घाटे में चल रही हैं, सरकारी कंपनी काम भी नहीं करती और तनख्वाह भी पूरी ले लेती है, और प्राइवेट वाले काम भी करते हैं और तनख्वाह भी कम लेते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा किस में रहेगी? प्राइवेट कल्चर में। तो कह रहा है प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ बिजनेस टू अ प्राइवेट, पब्लिक टू अ प्राइवेट ओनर, यानी सरकारी कंपनी को बेच दो और सरकारी कंपनी को शिफ्ट कर दो, कहां पर? प्राइवेट सेक्टर में। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम अ पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, यानी जब पब्लिक कंपनी अपना हिस्सा प्राइवेट लोगों को बेच देगी, यानी पब्लिक में पब्लिक कंपनी, सपोज करो कोई सी भी एक कंपनी है, हम एलआईसी को ले लेते हैं, आजकल बड़ा ही करंट मुद्दा है। तो एलआईसी के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट के लगे हुए थे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना हिस्सा उसमें से कम करेगी और वो हिस्सा प्राइवेट को बेच देगी। तो यानी प्राइवेट कल्चर उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही प्राइवेट कल्चर आएगा उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज विड्रॉल और स्टेट ऑफ एन इंडस्ट्री और सेक्टर पार्शली और होली, या तो कुछ परसेंट हिस्सा बेच दो या सारा का सारा हिस्सा बेच दो, ताकि हम सर्विसेज को प्राइवेट फर्म को दे सके, प्राइवेट से काम करा सके। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, प्राइवेट को लाओ और पब्लिक को हटाओ, यही इसका बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है। तो प्राइवेटाइजेशन से हमारी कोशिश क्या थी? देश में प्रोडक्शन को बढ़ाने की, जीडीपी को बढ़ाने की। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्राइज। तो सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट लोगों को बेच देना, यही है आपका प्राइवेटाइजेशन। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप और मैनेजमेंट, गवर्नमेंट अपना मालिकाना हक उसमें से निकाल लेगी, उसमें से विड्रॉ कर लेगी, यही है आपका प्राइवेटाइजेशन। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, इससे क्या होगा? इससे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। प्राइवेट वाले तो भैया काम करोगे तो पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। ब्रिंग हेल्दी कंपटीशन, और जितनी प्राइवेट सेक्टर देश में आ जाएगा उतना ज़्यादा कंपटीशन और उतना ही ज़्यादा वो सेक्टर डेवलप करना शुरू कर देगा। इसके बाद तीसरा हमारे पास हथियार आ गया, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, अपने देश को ग्लोबल इकोनॉमी बना देना, अपने देश को पूरे ग्लोब के साथ जोड़ देना, दैट इज आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब से जोड़ना, ग्लोब से जोड़ना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज एन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। तो इससे क्या होगा? इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ेंगे, बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आएगी, हमारा सामान बाहर जाएगा। तो इट एनकरेज फॉरेन ट्रेड, प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इट क्रिएट्स वेरियस पॉलिसी विच ट्राई टू टर्न द वर्ल्ड इनटू वन। इससे हम क्या हो जाते हैं? पूरे देश के साथ जुड़ जाते हैं, वर्ल्ड के साथ जुड़ जाते हैं और हम एक यूनिट की तरह काम करते हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहले टैरिफ्स को रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब कि रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब जो भी आपने टैरिफ, जो भी टैक्सेस लगा रखे थे उसे हटाओ। जैसे ही टैक्सेस हटेंगे तो फ्री ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन करेंसीज। तो अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो का मतलब क्या है? इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसीज, फॉरेन कंट्री के अंदर सामान आसानी से जाएगा और आएगा, आपके अंदर कोई भी रोक टोक, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन।
इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में आकर पैसा इन्वेस्ट करना चाहे तो वो आसानी से पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वो कभी भी आपको रेस्ट्रिक्शन में बांध कर नहीं रखना। दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो पहले क्या था, पहले कोई बंदा हमारे यहाँ पर आकर 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन हमने क्या किया 1991 में, फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहा भैया इंडिया आओ, यहाँ की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करो। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब है आओ हमारे यहाँ पर शेयर खरीदो, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, पहले जो रेस्ट्रिक्शन थी वो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी। कई सेक्टर तो ऐसे थे जिसमें 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को बढ़ावा दिया गया। ये सारे के सारी चीज़ें आपके ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव थे। तो ग्लोबलाइजेशन अपने देश को वर्ल्ड के साथ जोड़ देना ताकि हम फ्री ट्रेड कर सकें, बाहर से सामान मंगा सकें, बेच सकें, रेस्ट्रिक्शन को हम कम कर सकें। इसके बाद आपके पास आ जाता है पॉजिटिव इम्पैक्ट। इन पॉलिसीज़ के रिफॉर्म्स के फ़ायदे क्या हुए? वाइब्रेंट इकोनॉमी। हमारा देश पहले स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, रुकी हुई थकी हुई अर्थव्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही एलपीजी पॉलिसीज़ आई आपकी इकोनॉमी वाइब्रेंट हुई, तेज़ी से हिली और बढ़ना शुरू होगी। ग्रोथ के साइन तेज़ी से दिखाई देना शुरू हो गए। स्टिमुलेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी तेज़ी से होने लगी, जीडीपी बढ़ने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगी, नई नई इंडस्ट्रीज डेली सेटअप होने लगी। दैट इज़ आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, आपका घाटा भी कम होने लगा और आपका जो आप ये कह सकते हो कि रिवेन्यू का सोर्स जो है वो बढ़ने लगा और खर्चे आपके कम होने लगे, नुकसान आपके कम होने लगे, तो घाटा भी आपका कम होने लगा। इन्फ्लेशन 16% थी, इन्फ्लेशन भी कम होने लगी, हमने इन्फ्लेशन को भी लगाम लगाकर रोक दिया। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमर सोवर्निटी, अब कंज्यूमर सोवर्निटी का मतलब है कंज्यूमर जो भी चीज़ें डिमांड करता था उसकी डिमांड पूरी होने लगी, नई नई वैरायटी, नए नए कंज्यूमर प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे, नई नई चॉइसेस उसको मिलने लगी। उसके बाद इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा जो देश का फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा का भंडार जो कम हो रहा था वो भी बढ़ने लगा, वो भी आपका फायदा होने लगा। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देश में विदेशी पैसा, विदेशी मुद्रा भी आने लगी। इतनी सारे फायदे होने के बावजूद भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म 100% सक्सेसफुल नहीं थे। अभी भी हमारा देश उस स्पीड से तरक्की नहीं कर रहा था, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करना तो छोड़ ही दिया, हम एग्रीकल्चर के बारे में तो भूल ही गए। हमने कोई भी रिफॉर्म, कोई भी चेंजेस एग्रीकल्चर में नहीं किए, हमने सिर्फ इंडस्ट्रीज पर फोकस किया, सेकेंडरी सेक्टर पर फोकस किया, तो एग्रीकल्चर रह गया। एग्रीकल्चर उस टाइम पर हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम था और मेन सोर्स ऑफ इनकम को ही छोड़ दिया तो जीडीपी आधी तो छोड़ ही दी ना। उसके बाद अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, तरक्की तो हुई लेकिन वो तरक्की कुछ शहरों तक ही सीमित रहेगी, गांव-गांव तक वो पहुंच ही नहीं पाई, स्प्रेड ही नहीं हो पाई। तो स्प्रेड नहीं हो पाई तो इससे क्या हुआ, कंसंट्रेशन या ग्रोथ मुंबई, दिल्ली, बंगाल ऐसी जगह तक रह गई। बस ये थी इसकी समस्या। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म को इतना डिमांडिव बना दिया, उसके नखरे पूरे नहीं हो रहे थे। अब हर चीज़ में वो मीन मेक करता था, हर चीज़ के अंदर कहता था भाई ये नहीं ये चाहिए। पिज़्ज़ा में भी 50 वैरायटी, एग्जाम्पल के तौर पे एक पिज़्ज़ा में 50 तरह के फ्लेवर डाल दिए। अब क्या होगा, वेस्टेज होने लगी। कंज्यूमरिज्म के आने से वेस्टेज होने लगी, रिसोर्सेज की वेस्टेज होना ही सबसे बड़ी समस्या थी। और कल्चर इलोजन, वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में आने लगा और हमारे देश का कल्चर जो है वो इरोड होने लगा, वो ख़त्म होने लगा। तो ये सारे के सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। तो इसकी मदद से हमने क्या समझा, इकोनॉमिक क्राइसिस, देश में नुकसान हो रहा था और उसके बाद उस नुकसान को ठीक करने के लिए हमने क्या बदलाव किए, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। अगर कोई दिक्कत हो इस टॉपिक में या कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।